ओके, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, ठीक है। अब कर्व सरफेस समझने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैंने पिछले क्लास में आपको प्रोजेक्शन का कंसेप्ट सिखाया था, ठीक है। तो प्रोजेक्शन का कंसेप्ट अभी भी आपको आता है कि नहीं आता है? प्रोजेक्शन आता है आपको? आगे समझ में सर। आता है सर। हाँ, क्योंकि लास्ट ये जो मेरा क्या मेरा अंकित, नहीं हुआ था लास्ट लेक्चर। हाँ नहीं हुआ था तो लास्ट हाँ, लेक्चर से नेटवर्क नहीं हुआ था तो उसका जो वीडियो है वो अवेलेबल है अपनी वेक्टर एजुकेटर्स पर, आप जाकर देख सकते हो अगर देखना हो तो। ओके, तो यहाँ पर जो है हमारा प्रोजेक्शन का कंसेप्ट हमारा बहुत ही काम में आएगा, ठीक है। अगर आपको प्रोजेक्शन आपको आता है तो यहाँ पर आप कर्व सरफेस का जो भी फ्लक्स होगा वो आप इजीली आप फाइंड कर पाओगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर देखो इस तरह से ये हमारा कर्व सरफेस होता है, ठीक है। कर्व सरफेस में मान लो कि ये जो डायरेक्शन है ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, और ये कर्व सरफेस को, अब मैं कर्व सरफेस को जो है मैं डायरेक्टली में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड में कैलकुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैंने क्या किया, कर्व सरफेस को मैंने छोटे छोटे प्लेन सरफेस मैंने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अब कर्व सरफेस क्या हो गया, कर्व सरफेस इनफाइनाइटली मैनी प्लेन सरफेस में वो डिवाइड हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान से देखो, सबके केस में ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी एक ही होगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो सबके केस में एक ही होगी, बट छोटा क्या होगा, छोटा ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। डीए कर दिया, डीए मतलब इनफाइनाइटली मैंने स्मॉल कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है अगर यहाँ पर डीए आता है तो हम लास्ट में क्या करते हैं, हम इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी छोटे छोटे स्क्वायर जो है प्लेन एरियाज, सब प्लेन एरियाज का सम करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम कुछ इस तरह से करेंगे, ई वेक्टर डॉट डी ए वन वेक्टर प्लस ई डॉट डी ए टू वेक्टर, ठीक है, प्लस अप टू डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये जो है वो ई वेक्टर डॉट डी ए एन वेक्टर होगा, ठीक है, डी ए एन वेक्टर। अब इन सब का सम करना है तो हमें पता है हम डायरेक्टली हम इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें जो है हमें टोटल हमें सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। बट हम इस तरह से नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इससे जो सिंपल मेथड है वो हमारी है प्रोजेक्शन की मेथड, ठीक है। अगर हम इस तरह से करने जाएंगे तो ये मेथड बहुत ही हमारी कॉम्प्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है, इंटीग्रेशन की, और वो हमें समझ में भी नहीं आएगी और वो हमारे कोर्स में भी नहीं है, ठीक है। तो हम जो है यहाँ पर हम इसका कर्व सरफेस का एरिया फाइंड करेंगे बाय द मेथड ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ 3D सरफेस, 3D सरफेस और कर्व सरफेस एक ही है, ठीक है, एक है या अलग अलग है? ओके, आवाज आ रही है मेरी? मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ओके, यहाँ से ये हो, हाँ यस तो सर। हाँ तो आ रही है सर। सर आ रही है। हाँ हाँ, तो मैंने क्वेश्चन किया था कि 3D सरफेस और कर्व सरफेस एक ही होता है या अलग अलग होता है? कोई आंसर दो यार, 3D सरफेस और कर्व सरफेस में डिफरेंस क्या है? सर उसमें तीनों दिशाएं दिखती है। हाँ, और कर्व सरफेस में नहीं दिखती एक्चुअली। कर्व जो, हाँ बोलो बोलो। स्क्वायर 3D सरफेस में आता है सर, लेकिन वो कर्व में नहीं आएगा। क्या? सर कर्व तो एक्स वाई प्लेन में भी हो सकता है ना। कर्व जो है वो प्लेन में हो सकता है, राइट। मतलब कि कर्व जो सरफेस होता है वो हमारा प्लेनर भी हो सकता है और हमारा 3D भी हो सकता है, ठीक है। कर्व जो सरफेस है वो हमारा प्लेनर सरफेस ही हमारा हो सकता है। तो अगर आपको मैं बोलूँ कि कर्व सरफेस मैं आपको दे रहा हूँ तो ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे कि ये प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने ये सरफेस बनाया, देखो इस तरह से ये सरफेस बनाया, तो ये कर्व सरफेस है बट ये 2D में है, ठीक है। ये कर्व सरफेस हमारा 3D में नहीं है। समझ में आया? 3D का मतलब क्या है, ये x और y तो आना ही चाहिए, बट साथ में इसका z भी आना चाहिए। मतलब कि इसका जो है इसका लेंथ और विड्थ तो होना ही चाहिए, बट साथ साथ में इसका जो है इसकी हाइट भी इसकी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से समझ में आया 3D सरफेस और कर्व सरफेस के बीच में डिफरेंस? अरे यार जवाब दो, हाँ या ना बोलो। 7 मेंबर जुड़े हो, प्रिंस, तोमर, यस करण, सर। विशाल, अग्रवाल, हाँ सौरभ। सर। हाँ हाँ, तो कुछ बोलो यार, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो मेरे को लगा मेरा नेट चला गया इसलिए चुप हो गया सब। नहीं 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 नहीं, सारे चुप नहीं है,
ऐसा जरूरी नहीं है, अगर मैं जनरल क्वेश्चन करता हूँ तो सबको आंसर देने का, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर जो है इसको पहले हटा देते हैं। ओके, हाँ हाँ, तो यहाँ पर देखो ये जो है, ठीक है, ये हमारा कर्व सरफेस है, ये इतना जो है वो हमारा कर्व सरफेस है। अब इसमें से पास होता हुआ हमें जो है हमें इसका फ्लक्स हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो एक तो ये हमारी मेथड हो गई डी ए कॉस थीटा, ठीक है, यहाँ पर हम कॉस थीटा लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, और डी ए कॉस थीटा जो है, डी ए कॉस थीटा का एक कंपोनेंट हम लेंगे और वो होगा डी ए डैश, ठीक है। और डी ए डैश के इक्वल्स होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, ई मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, इसकी बहुत बड़ी मेथड है, ठीक है, कम से कम 2 या 3 पेज का पूरा इसका इंटीग्रेशन है, ठीक है। तो वो हम नहीं करेंगे, हम यहाँ पर हमारा कंसेप्ट यूज करेंगे प्रोजेक्शन का, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो, ये जो हमारा है, ठीक है, ये हमारा हेमिस्फीयर है। अगर आप इसको इस तरह से देखते हो तो मुझे बताओ आपको क्या दिखेगा। ये हेमिस्फीयर है, ठीक है, अगर आप इसको इस तरह से देखते हो, सामने से देखते हो, तो आपको क्या आपको दिख रहा है, सर्कल। सर्कल, राइट। हाँ, सर्कल दिख रहा है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। राइट। तो बस यहाँ पर पाई आर स्क्वायर पुट कर दो, इसका आंसर आ गया फ्लक्स, इतना ही है, ठीक है, और कुछ नहीं है। समझ में आया आपको? पूरा सर बस इतना ही? हाँ, बस इतना ही करने का, ये है कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्शन। इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर प्रोजेक्शन का कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है तो ये जो चीज है आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है, और कुछ नहीं है, बस यही इसका आंसर है, ई मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। सर जिस साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है उसी साइड का एरिया लेने का ना? हाँ हाँ, उसी साइड से लेने का। अगर दूसरी साइड से लिया तो फिर जो है वो नहीं आएगा आपका। अब देखो, इस साइड का मैंने लिया तो इस तरह से सर्कल बना। अब मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस साइड से जा रही है, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तब भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस साइड से जा रही है तो इसका प्रोजेक्शन, इसका एरिया क्या होगा, यहाँ पर जो ये एरिया बनेगा वो एरिया क्या बनेगा, सोचो आप, क्या एरिया बनेगा इस साइड। ये हेमिस्फीयर को मैं इस तरह से सामने से देख रहा हूँ, तो इसका एरिया क्या बनेगा, सेमी सर्कल। राइट, सेमी सर्कल सर। हाँ राइट, सेमी सर्कल, ठीक है। बट यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये क्लोज सरफेस का कंसेप्ट यूज होता है, तो इसको हम क्लोज सरफेस अभी पढ़ने ही वाले हैं, तब जो है हम इसको अच्छी तरह से थोड़ा क्लियर करेंगे। ओके, तो यहाँ पर ये प्रोजेक्शन का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। ओके, तो अब बताओ, ये जो सेकंड हमारा है, ठीक है, हाफ सिलिंड्रिकल सरफेस, मुझे इसमें बताओ, इसमें जो है हमारा फ्लक्स कितना होगा। ये जो है ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ई हो गई। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अगर हम इसको E देख इंटू रहे A हैं, इंटू B। क्या, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मैं इसको देख रहा हूं तो इसका जो एरिया बनता है, इसका प्रोजेक्शन का एरिया, वो एरिया क्या बनेगा, बताओ मुझे। HR स्क्वायर। गलत, इस तरह का बनेगा एरिया। H2R सर। अरे ये एरिया बना, देखो यार, H2R। EH2R नहीं बना, रेक्टेंगल बना यार, देखो अच्छी तरह से। हाँ तो वही तो सर, H इंटू R स्क्वायर। H इंटू आर स्क्वायर थोड़ी सर होता है ब्रेथ रेक्टेंगल। R2R होगी और लेंथ H होगी ना। अरे रेक्टेंगल का एरिया HR होता है यार, कि H इंटू आर स्क्वायर होता है, क्या होता है। लेंथ इंटू ब्रेथ तो एच लेंथ इंटू आर होगा। लेंथ ब्रेथ ना। हाँ, बट यहाँ तो पर total देखो, breadth 2R होगी यहाँ ना। पर जो है एक ट्विस्ट है, यहाँ पर टोटल ब्रेथ हमारी 2R है, ठीक है, तो 2R मल्टीप्लाई H होगा, ये हमारा एरिया होगा इतना। तो सर वही तो बोले हम लोग। आप लोग वही बोले थे, तो नहीं स्क्वायर आप लोग आर स्क्वायर बोले थे ना यार। स्क्वायर बोला था, आर स्क्वायर। हाँ देखिए अंकित मैं बोल तो रहा 2R है। बोला था सर, पूरी ये सब, ईमानदारी से। ओके ओके, ये अंकित स्क्वायर, ये अंकित का, ये सौरभ स्क्वायर बोला था, कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर ये, हाँ यहाँ पर ई कर दिया हमने, ई मल्टीप्लाई क्या कर दिया, ई मल्टीप्लाई 2R मल्टीप्लाई H, ठीक है, तो इतना आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके, अब इसमें मुझे बताओ कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, सॉरी क्या है, फ्लक्स है, हाँ, इसमें फ्लक्स कितना होगा।
इसका टोटल फ्लक्स कितना होगा? ए नॉट पायर। E नॉट पाई स्क्वायर ए। हाँ बस बस, ये तो अभी हमने किया, वही तो है, खाली इसका मैंने क्वेश्चन बना लिया। मैं बोल रहा था, क्या? मैं एक आंसर बोला, मिनट, माइक बंद था। हाँ माइक माइक बनता, एक मिनट, ये पॉइंटर आ गया, पॉइंटर को हटा के पेन लो। ओके, हाँ तो हमारा आंसर आएगा, ए आंसर आएगा। ओके, अब जिसकी फाइनली राह देख रहे थे वो आया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज 3D सरफेस। ये रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है? ओके, हो रहा है रिकॉर्डिंग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज 3D सरफेस, ठीक है। अब ये क्लोज 3D सरफेस जो है उसके लिए आपको कुलदीप, ओके, ज्वाइन हो फटाफट। कितना बजा? 7:32। आज ये डाइपोल मोमेंट भी पता ना है मुझे, दूसरा टॉपिक। ओके, कुलदीप कहाँ चले जाता है, क्यों बाहर निकल जाता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ 3D सरफेस। अब 3D सरफेस का जो है हमें फ्लक्स निकालना है। ओके, इस टाइप की सरफेस हमारे आते हैं, देखो ये ओपन सरफेस है, ठीक है, इस तरह का, जो अभी हमने आगे देख लिया। ओपन सरफेस के केस में जो हमारा फ्लक्स टोटल आता है वो हमने देख लिया, ठीक है। अब ये क्लोज सरफेस के केस में जो है हम देखेंगे, ठीक है। तो क्लोज सरफेस के केस में जो है हम एक कन्वेंशन हम फॉलो करेंगे, ठीक है। और वो कन्वेंशन क्या होगा? वो कन्वेंशन ये होगा कि क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो उसके कोई भी पॉइंट पर, क्लोज सरफेस के कोई भी पॉइंट पर जो हमारा एरिया वेक्टर होगा वो हमेशा उससे बाहर निकलता होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या होगा? हमेशा उससे बाहर निकलता हमारा वेक्टर होगा, ठीक है। उसके अंदर जाता वेक्टर नहीं होगा, उससे हमेशा जो है हमेशा उसके बाहर निकलता वेक्टर होगा, ठीक है। जैसे कि ये हमारा स्फीयर, अनस्टेबल, कनेक्शन इज अनस्टेबल। सबको स्क्रीन तो दिख रही है ना? स्क्रीन चली तो नहीं गई ना? यस सर, दिख रही है। ओके ओके ओके, ये अनस्टेबल बता रहा है, क्या प्रॉब्लम है? ओके, तो यहाँ पर देखो, जो हम इस तरह का कोई भी हमारा क्लोज सरफेस होगा, मान लो कि ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, तो इसके केस में कहीं भी आप जाओगे, ठीक है, एक्स वाई जेड पॉइंट पर जाओगे, तो वहां पर जो एरिया वेक्टर आपको मिलेगा वो हमेशा पर जो है वो बाहर निकलता हुआ मिलेगा, ठीक है। कभी भी वो जो है वो क्लोज सरफेस के वो अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। एक चीज यहाँ पर अब ये क्लियर हो गई, मतलब कि एरिया वेक्टर हमेशा हमको क्या लेना है? हमेशा हमको बाहर ही लेना है, ठीक है। ओके, तो अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ अ क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस का मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो उसके केस में क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो हमारा सरफेस है, ठीक है, इतना हमारा सरफेस हुआ, इतने सरफेस को ध्यान से देखना, इतना हमारा सरफेस है, ठीक है। अगर इसका मैं प्रोजेक्शन लेता हूँ तो मुझे पता है इसका प्रोजेक्शन क्या आता है, वन टाइप ऑफ सर्कल ही आता है, ठीक है, वन टाइप ऑफ हमारा सर्कल ही आता है। बट इस केस में देखो आप, इस केस में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरह है, ठीक है, जबकि जबकि एरिया वेक्टर जो है वो हमारा इस तरफ है, ठीक है। ध्यान से देखना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरह है, जबकि एरिया वेक्टर जो है वो हमारा इस तरह है, मतलब कि दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ? बताओ मुझे, दोनों के बीच का एंगल क्या हुआ? 180 सर। राइट, 180, 180। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर 180। दोनों के, हाँ 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 हाँ, तो यहाँ पर दोनों के बीच का हमारा एंगल क्या हुआ? 180 हुआ, ठीक है। 180 हुआ, तो इस सरफेस से जो भी हमें फ्लक्स मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा? देखो ये वाला सरफेस, ठीक है, इतना सरफेस देखो जिसका हमने प्रोजेक्शन लिया और प्रोजेक्शन से हमें एक सर्कल मिला, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी ई ही है, तो मैं फ्लक्स लेफ्ट लिख देता हूँ, ठीक है, फ्लक्स थ्रो लेफ्ट, फ्लक्स लेफ्ट, मतलब कि ये लेफ्ट सरफेस से हमें फ्लक्स कितना मिल रहा है? हमें मिल रहा है ई मल्टीप्लाई ए, मल्टीप्लाई नहीं लिखेंगे यहाँ पर, ओके, यहाँ पर ई डॉट ए, और ई डॉट ए कॉस होगा कॉस 180 डिग्री, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल जो है वो हमारा 180 डिग्री है, ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पर देखो आप, इस वाले सरफेस के लिए देखो, अब इस वाले सरफेस के लिए क्या हो रहा है? एरिया वेक्टर जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ दोनों के बीच का एंगल क्या होगा यहाँ पर? सर 0। राइट, तो यहाँ पर ओके, विशाल राजपूत बाहर निकल गए थे, ओके, कोई लेफ्ट तो नहीं हो जाता है ना अपने आप से? कनेक्शन सबके वहां पर बराबर है ना? मेरा भी हुआ था सर।
नहीं सर, आपको विशाल अभी का थोड़ा नेट प्रॉब्लम है ना, उसकी हाँ वजह से बाहर निकल गए थे। हाँ ओके। तोमर करण प्रिंस कुमार कुलदीप प्रिंस तेरे को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना नेट का नो अंकित? सर। ओके। सर मुझे हरिप्रा प्रॉब्लम है, बार बार कट जाता है। बार बार कट जाता है, कोई बात नहीं, बार बार आ जाना, मैं तेरे को बार बार ऐड उसका कर दिया। ये मैं जो है मैं बार बार आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है, आ जाना। ओके। तो यहाँ पर देखो इस केस में क्या है, इस केस में जो है हमारा ई डॉट ए कॉस 0 डिग्री होगा। अब हमें पता है 180 डिग्री के केस में कॉस 180 की वैल्यू क्या आती है? 0 सर। हाँ बहुत बढ़िया। कुलदीप बता दो 180 की वैल्यू क्या आती है, कॉस 180 की वैल्यू? ए कॉस कुलदीप। 180 की सर? हाँ हाँ सर बता रहा हूँ हाँ, इज्जत सर। का कॉस सवाल है हाँ? 180 की तो सर, हाँ सर 1। इज्जत का सवाल है ये, ऐसा मत कर, मैंने तेरे को सिखाया है। सही एक बोल। मिनट सर, उसमें एक मिनट हाँ सर। जिसको आती है वो बोलो मुझे, कॉस 180 की वैल्यू क्या आती है? सर अरे -1 आएगा। गूगल पर सर्च कर लिया, बढ़िया किया। सर गूगल पे सर्च नहीं किया, cos नहीं 180 यानी किया? -cos 0। ऐसा? ओके चलो। तो यहाँ पर देखो सर ये ऐसा माइनस नहीं हो हुआ गया। सर, गूगल पे सर्च करके नहीं बोला। हाँ वो तो इतना टाइम हुआ तो हम जो है हम वन टाइप ऑफ हम निकाल लेते हैं अनुमान कि बंदा इतने टाइम में जो है गूगल पर सर्च कर लेता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर देखो ये वैल्यू हमारी माइनस हो गई, ये वैल्यू हमारी प्लस हो गई, ठीक है। तो हमारा टोटल जो हमारा फ्लक्स मिला, टोटल फ्लक्स हमारा 0 मिल गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा मैं ट्विस्ट करूं, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर नेट फ्लक्स पूछ रहा हूँ, यहाँ पर देखना, ध्यान से देखना, ये जो वर्ड है वर्ड में भी बहुत चेंजेस आते हैं, ठीक है। और उस तरह से मैंने क्वेश्चन भी बनाया है, अब को उसका मुझे आंसर देना है। नेट फ्लक्स बोल रहा हूँ, नेट फ्लक्स मतलब कि ये आने वाला एंटरिंग, ठीक है। ये क्या हुआ, ये हमारा एंटरिंग फ्लक्स हुआ, एंटरिंग फ्लक्स हुआ। और ये फ्लक्स क्या हुआ, ये हमारा लीविंग फ्लक्स हुआ, ठीक है। लीविंग लीविंग मतलब कि बाहर निकल। ओके। अभिषेक बहुत टाइम के बाद आया, अभिषेक ज्वाइन हो रहा है, ओके। तो ये हमारा एंटरिंग फ्लक्स हुआ और ये हमारा लीविंग फ्लक्स हुआ, ठीक है। अगर मैं आपको यूं ही पूछूं कि इसके अंदर एंटरिंग फ्लक्स कितना है, तो आएगा ओनली -E.E, ठीक है। अगर मैं आपको इतना पूछूं कि इसका जो है ये स्फीयर, इसका लीविंग फ्लक्स कितना है, तो आएगा ओनली ई आएगा, ठीक है। ई है ये डॉट नहीं है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम पहले ही हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ई मल्टीप्लाई ए आएगा, ठीक है। अगर मैं आपको नेट फ्लक्स पूछूं तो ही 0 आएगा, ठीक है। तो ये जो तीन चीज है ये आप याद रखना, एंटरिंग पूछू तो -A × A, लीविंग पूछू तो E मल्टीप्लाई A, और अगर नेट पूछू तो नेट के लिए 0 आएगा, ठीक है। सर ओके। ये तो अपना हाँ यूनिफॉर्म बॉडी है, स्फीयर टाइप है, अगर कोई ऐसा आड़ी हाँ तिरछी हाँ बॉडी वो हो तो कोई उसके लिए आड़ी जीरो टेढ़ी, कैसे प्रूव हाँ करेंगे? हाँ वो कोई आड़ी टेढ़ी बॉडी होगी, उसके लिए भी मैंने आपको बोला ना, वो जो है हमारा प्रोजेक्शन का कंसेप्ट हमारा यूज करने का, ठीक है। क्योंकि अगर हम उसको इंटीग्रेशन से करने जाएंगे तो उसके लिए बहुत बड़ी मेथड है, ठीक है। और उतनी बड़ी मेथड हमारे सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी बॉडी आपको दी हो XYZ, आप क्या कर लेना, आप जो है आप उसका प्रोजेक्शन आप निकाल लेना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, ओके, ये है, ठीक है, ये जो हमारा सिलेंडर है। अब मान लो कि ऐसा का ऐसा सिलेंडर अगर नीचे की तरफ होता, ठीक है, ऐसा का ऐसा सिलेंडर अगर नीचे की तरफ होता, मतलब कि यही चीज यहाँ पर नीचे की तरफ होती, तो इसका टोटल फ्लक्स भी इसका 0 ही होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ, ये जो है मैंने इस तरह से बना दिया, ये इस तरह से बन गया, ठीक है। ये पूरा मैं सिलेंडर बना रहा हूँ, सिलेंडर इसको एज्यूम करना, यहाँ पर मैं इसको पूरा सिलेंडर बना रहा हूँ, ओके। तो ये हमारा सिलेंडर पूरा बन गया। अब देखो यहाँ से फ्लक्स जो आ रहा है, ठीक है, फ्लक्स जो आ रहा है वो क्या है, E मल्टीप्लाई 2R मल्टीप्लाई H। ऐसा क्यों? सॉरी, यहाँ से जो फ्लक्स आ रहा है वो अब हमारा नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस केस में एरिया वेक्टर हमारा ये हुआ, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई, और दोनों के बीच का एंगल हमारा 180 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आता फ्लक्स मतलब कि एंटरिंग फ्लक्स जो है वो हमारा नेगेटिव में हुआ, और लीविंग फ्लक्स क्या है, सेम वैल्यू आएगी बट पॉजिटिव में आएगी, ठीक है, सेम वैल्यू आएगी बट पॉजिटिव में आएगी। तो यहाँ पर हमारा 0 होगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है, मतलब कि कोई भी XYZ
और ये एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूव है कि कोई भी, अगर ये तो जो है हम डिफाइन एटम शेप ले रहे हैं, ठीक है, बट ऐसा कोई भी अलग अगर शेप हुआ, ठीक है, तो उसका टोटल फ्लक्स मतलब कि उसका नेट फ्लक्स जो है वो हमेशा जीरो ही होगा, ठीक है। जीरो नेट, जब जो है सरफेस हमारा क्लोज होगा, ठीक है, सरफेस जब भी हमारा क्लोज होगा तो उसके केस में हमें नेट फ्लक्स जो है हमें जीरो ही मिलेगा, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूव हुआ है, ऐसा नहीं कि ये जो है ये हम अपनी मतलब कि जियोमेट्री से मैथमेटिकली हम प्रूव कर रहे हैं तब जीरो आ रहा है, ऐसा नहीं, ये एक्सपेरिमेंटली भी सर ये आपकी प्रूव आवाज हुआ। धीमी हो गई है क्या? नहीं तो अब आ रही है बराबर? सर पूरा धीमा हो गया आवाज। अरे नहीं रे, मैं नया माइक और लाया किसी का हूँ। हुआ है क्या? अरे मैं सही नया है पान, अरे मैं सही नया है। माइक लाया हूँ भाई, 350 रुपये का खरीदा है नया माइक मैंने। हाँ, अब आ रही है अरे बराबर? कमाने लग गए सर आप तो। मैं लीव करके कमाने लग वापस गया। आता है ना। हाँ, अब हाँ आ सर गया। आ रही है। आ रही है, हाँ कंप्लीट आ रही है। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, ओके, लीव करके वो वापिस आ रहा है, थोड़ा टाइम वेट करते हैं, आप क्या करें। ओके, तो बाकी के जो मेंबर्स है उनको ये नेट फ्लक्स का कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, जो मैं जो जीरो होता है वो। बाकी के कौन कौन है? हाँ सर। अंकित, हाँ, कुलदीप, हाँ सौरव, सर। विशाल विशाल राजपूत, सबको समझ में आ रहा है ना नेट फ्लक्स जीरो क्यों होता है? विशाल, आप पीछे से आए हो तो आपको ये सब चीज समझ में आ रही है? विशाल, विशाल अब सृष्टि का भाई बन गया क्या? ए विशाल, आंसर दो। विशाल सिंह राजपूत। हाँ हाँ सर समझ में आ रही है। हाँ, सृष्टि के भाई मत बनो यार, जो भी पूछ रहा है उसके आंसर दो। नहीं सर। हाँ, हाँ हाँ। वो सृष्टि तो आई नहीं, सृष्टि को पता तो है ना। आज सूरज सर के लेक्चर में आई थी वो सृष्टि। हेलो, दीप एकेडमी वाले, मुझे आंसर दो यार, सूरज सर के लेक्चर में आई थी सृष्टि? हेलो। नहीं सर, नहीं आई थी शायद तक। हाँ, लेनोवो टैब, ये लेनोवो टैब 7 कौन है? सूरज सर का है क्या? अभिषेक, अग्रवाल, सौरव, ये सारे हैं। कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट तो करते हैं। ओके, तो हाँ हाँ, वहाँ बोलिए अभिषेक, कुछ पूछना है, क्वेरी है कुछ? जब तक वो नहीं आया तब वो स्टार्ट कर दो। मेरे को तो लगा था अभी मैं आया हूँ इसलिए तो थोड़ा समझ में नहीं आया, रिवाइज करो ओके, थोड़ा। हाँ हाँ हाँ, रिवाइज करवा देते हैं। तो देखो ये जो है ये सर हमारा वापस से रिवाइज कर रहे? तू आ गया? तोमर करन आ गया, हाँ, हाँ तेरा सर, ही वो लेना वो वाला मैं ही था। तेरा ही वेट वेट कर रहे थे कि तू कहाँ गया था। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या नाम है आपका? अभिषेक, हाँ। अभिषेक, ये जो है हमने पिछले लेक्चर में हमारा जो है हमारा प्रोजेक्शन का कंसेप्ट हमने क्लियर किया था, पता है आपको? प्रोजेक्शन के कंसेप्ट में आप आए थे, आपको पता है प्रोजेक्शन क्या होता है? अभिषेक, आपको पूछ रहा हूँ मैं, आंसर दो। हाँ यस। हाँ हाँ, तो बस यहाँ पर हमें प्रोजेक्शन का ही यूज करना है। देखो ये जो है ये हमारा हेमिस्फीयर है, ठीक है। इसको अगर हम इस तरह की हम डायरेक्शन में देखेंगे, ये ई मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की, इसको अगर हम उसकी डायरेक्शन में देखेंगे तो हमें कुछ कुछ इस तरह से हमें मिलेगा। देखो ये हमें सर्कल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, हमें क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसको मल्टीप्लाई कर देना है उसके प्रोजेक्शन से, ठीक है। उसके प्रोजेक्शन से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। हमें इतना बड़ा हमें डेरिवेशन जो है इसका इंटीग्रेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सेम यहाँ पर देखो ये जो केस है हमारा, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू 3D सरफेस। ओके, तो इस केस में देखो ये जो है, ठीक है, इस तरह का रेक्टेंगल मैंने आधा काट के, सिलेंडर मैंने आधा काट के रखा है। अब इस सिलेंडर को आप इस तरह से देखोगे, ये जो है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, अगर आप ओके, मैं लेफ्ट हो जाता हूँ क्या? मेरा लेफ्ट हो जाता है? आ रही है आवाज?
आवाज आ रही है। हाँ स्क्रीन दिख रही आ है। रही है सर। हाँ आ स्क्रीन दिख रही है रही है। सर, हाँ। स्क्रीन दिख रही है। नहीं सर, अभी स्क्रीन नहीं शेयर सर, वो नहीं अभी नहीं आ रही है। आ रही है। आप चलो। आ गई आ गई। ओके, तो यहाँ पर जो है कहाँ थे हम? ओके, तो इसको अगर हम इस तरह से देखेंगे ये सिलेंडर को, तो हमें जो है वो हमें इस तरह से हमें ये रेक्टेंगल दिखाई देगा। ठीक है, ये देखो ये रेक्टेंगल भी मैंने इस तरह से बना के रखा है। तो हमें क्या करना है, हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को मल्टीप्लाई करना है इसके प्रोजेक्शन के एरिया से। ठीक है, इसका प्रोजेक्शन जो है ये रेक्टेंगल बना, और हमें पता है रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है। अभिषेक बताओ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एकदम से पूछ लिया, नहीं आता है कि नहीं आता है? अभिषेक बोलो। नहीं नहीं। नहीं आता? ओके, कुलदीप तू बता दे क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया। अरे बोलो यार, इतना छोटे छोटे जो मैं सवाल पूछता हूँ ये तो बहुत कॉमन है। आप 12th में आए हो, इसके तो आपको फटाफट आंसर आने चाहिए। अंकित आप बता दो क्या होता है रेक्टेंगल का एरिया। लेंथ टू ब्रेथ। हाँ, लेंथ इंटू विड्थ इतना होता है। तो देखो इसकी लेंथ जो है हमारी h है और इसकी विड्थ जो है हमारी 2r है, तो 2r मल्टीप्लाई h कर दिया, बस इतने में हो गया। हाँ, अब यहाँ पर देखो अगर मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है, जो कि ये तोमरकरन का क्वेश्चन था। अगर इसको मैंने क्लोज कर दिया तो ये क्या हुआ, ये वाला सरफेस आप देख रहे हो, इस सरफेस पर एरिया वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है, और हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमारा इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट हो गई, और दोनों के बीच का जो एंगल हमारा बन रहा है वो हमारा 180 का बन रहा है। ठीक है, दोनों के बीच का हमारा एंगल क्या बन रहा है, 180 का बन रहा है। तो एंटरिंग जो अंदर एंटर हो रहा है वो फ्लक्स हमारा -e मल्टीप्लाई 2r मल्टीप्लाई h होगा, और जो हमारा हाँ, और जो हमारा लीव हो रहा है वो फ्लक्स हमारा होगा e मल्टीप्लाई 2r मल्टीप्लाई h। ठीक है, इस तरह से होगा। तो ये तो जो है हम डिफाइनाइट। हाँ बोलो अंकित, कुछ पूछना है कुछ अंकित? नहीं सर, नहीं सर। ओके, हाँ, तो इस तरह से हमारा होगा, मतलब कि ये डिफाइनाइट केस की जो है केस उसके अंदर हम इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जो है ये एक्सपेरिमेंटली भी ये प्रूव हुआ है कि कोई भी क्लोज शेप हो, भले कोई भी डायमेंशन का हो, ठीक है, बट उसका जो टोटल फ्लक्स होगा, उसका टोटल फ्लक्स उसका जीरो ही होगा। ठीक है, उसका टोटल फ्लक्स क्या होगा, टोटल फ्लक्स उसका जीरो होगा। ठीक है, तो ओके, ये तो हो गया था। तो चलो अब मुझे इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दो फटाफट। डिटरमाइन द नेक्स्ट नेट फ्लक्स फाई ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E0 थ्रू द हेमिस्फेरिकल सरफेस शोन। ओके, तो अब मुझे इसका आंसर मुझे फटाफट दो, क्या आएगा? अब भी मैंने आपको बताया उस तरह से ही करना है, फटाफट इसका आंसर दो। डी आएगा सर। डी आएगा। ओके चलो, अंकित का डी आंसर है, और किसी का? डी नहीं सर, बी। बी आएगा। ओके चलो, अंकित का बी पाई आएगा। आर स्क्वायर। हाँ, B। हाँ ओके ओके, हाँ ओके। बाकी के मेंबर्स, एक मिनट, कहाँ गया रे? ओके, बाकी के मेंबर्स मुझे आंसर दो, क्या हो रहा है यार? सर बी। बी। ओके, ये विशाल राजपूत का भी बी आया। और किसी का क्या आंसर आएगा? सर नेट फ्लक्स है ना, नेट फ्लक्स है ना, तो जीरो नहीं हाँ, डी आएगा। करंट का आंसर है अभी। करण का भी बी आया। ओके चलो, के करण, अंकित ए, अच्छा नहीं बोला आप था। दोनों का भी। हाँ हाँ। हाँ, और किसी हाँ। का? अरे सात 6 जने हो यार, 6 के 6 नाम यहाँ पर आने चाहिए, बोलो फटाफट। कौन कौन है? कुलदीप, अग्रवाल, सौरव, फिर ये प्रिंस कुमार, फिर और कौन है? विशाल राजपूत। अरे बोलो यार, आंसर क्या आ रहा है आपका यहाँ पर, फटाफट बोलो। बी। हाँ, कौन है ये? सर मेरा डी 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 बोल। अंकित का डी है? ये अंकित चेंज कर दिया यार, ऐसा नहीं चलेगा। सर कोई नेट बात नहीं फ्लक्स सर। बोला तो हाँ हाँ, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बस 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 अभी शांति रख। चलो अंकित का है, चलो बोलो फटाफट यार। कुलदीप, कुलदीप, कुलदीप जुड़ा हुआ है? नहीं जुड़ा, निकल गया। ओके, अग्रवाल, सौरव, प्रिंस कुमार, फिर विशाल सिंह राजपूत, आप तीनों ही बाकी हो, फटाफट बोलो यार क्या आंसर है? नहीं आता तो ना बोल दो कि समझ में नहीं आया।
नहीं सर, नहीं आ रहा। ओके। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो, ये जो है इस तरह से, इस तरह की सरफेस से जो हमारा फ्लक्स आ रहा है, ठीक है, इस तरह की हमारी सरफेस से जो फ्लक्स आ रहा है, तो मैंने आपको बताया था हमें क्या करना है, हमें इसका प्रोजेक्शन लेना है। तो इसका प्रोजेक्शन हम लेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा सेमी सर्कल बन जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेमी सर्कल बन गया। अब इस तरह की सरफेस के लिए देखो, इस तरह के सरफेस के लिए जो हमारा एरिया होगा वो हमारा इस साइड होगा। ठीक है, और एरिया वेक्टर इस साइड है और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस साइड है, दोनों के बीच का एंगल हमारा 180 है। ठीक है, तो यहाँ से टोटल जितना भी फ्लक्स आएगा वो सारा फ्लक्स हमारा नेगेटिव होगा। नेगेटिव E0 मल्टीप्लाई मैं ए लिख देता हूँ। ठीक है, अब सेम चीज यहाँ से जो फ्लक्स हमारा बाहर निकल रहा है, तो उसके केस में ई जो है वो इतना होगा, और एरिया वेक्टर जो है वो भी हमारा मतलब कि दोनों की डायरेक्शन दोनों की सेम ही होगी। ठीक है, तो यहाँ से जितना भी फ्लक्स आएगा वो सारी क्या होगा, E0 मल्टीप्लाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस ये माइनस जीरो, सिंपल तो है, इतना तो आंसर आ रहा है। समझ में आया सबको? हाँ सर, हाँ तो समझ आ गया। मजा हाँ आ गया? पहले वो सर। नेट फ्लक्स था ना, इसीलिए हाँ हाँ, अंकित ने लास्ट में, अंकित ने चेंज कर दिया। फटाफट आंसर दो। हेलो सर, हाँ बोलो। के डिवाइस का माइक खराब, क्या? डी आएगा सर। उसका बी माइक आएगा? खराब है, ऐसा होता है। उसका बी माइक सर, खराब है, ओके, उसका माइक खराब बी है। बी। बी 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 आएगा, ओके। एक मिनट सर, एक मिनट। क्वेश्चन देखिए। हाँ, क्वेश्चन देखो और बी उसका आंसर दो। डी, ओके। ये डी किसका आया? डी कौन बोल रहा है? बी सर, हाँ, बी मतलब बी प्रिंस बी। का सर ना? बी फॉर बॉल। हाँ, बी फॉर बॉल। नाम बोलो और साथ में आंसर बोलो तो मुझे पता चले। सर बी आएगा। प्रिंस हाँ बी। करण, हाँ, करण, प्रिंस बी, करण। कोमरदर, हाँ, करण का बी, और अंकित बी। अंकित बी, ओके। फिर अंकित का है, फिर ओके। आप जो है, आप मुझे लीविंग तो मुझे बता रहे हो, बट साथ साथ में मुझे एंटरिंग। ओके, स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? बीच में लेफ्ट हो गया था मैं। स्क्रीन दिख रही है ना? सर क्वेश्चन चेंज हो गया। क्वेश्चन, हाँ सॉरी। ओके। क्वेश्चन चेंज। ना, नहीं हुआ। चलो फटाफट। हाँ, मैं यहाँ पर जो है लिविंग पूछा हुआ है, बट मैं आपसे एंटरिंग भी पूछ रहा हूँ। विशाल सिंह राजपूत, ओके। मैं आपसे एंटरिंग भी पूछ रहा हूँ, एंटरिंग का मुझे बताओ, एंटरिंग का क्या होगा? सर माइनस हो जाएगा। राइट, माइनस। माइनस होगा। हाँ, तो सबका आंसर यही आ रहा है ना? इसको समझाने की कोई जरूरत नहीं है ना? चलेगा? बड़े आगे? हाँ सर हाँ चलेगा। सर। ओके हाँ ओके, सर, चलो। चलेगा। हाँ, ओके। अब ये जो है ये क्वेश्चन, सर, हाँ बोलो। हाँ बोलो न। सर हाँ आप बोलो, सुन अपने रहा लिए हूँ। खाली चैट इनेबल कर दो ना, तो क्या किसी को माइक ऑन ना करना हो तो फिर वो लिख के भेज दे। हाँ, अपने चैट। तरफ का खाली ऐसा एक्टिव एडमिन का सिर्फ चैट ऑन कर दो ना। हाँ, तो मैंने चैट ऑन नहीं किया, एक मिनट, एक मिनट। डिसेबल ओके ना। पार्टिसिपेंट एनोटेशन, हाइड। हाँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आप इस क्वेश्चन को देखो और विजुअलाइज करो कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इस क्वेश्चन को आप विजुअलाइज करो, ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। आंसर बी आएगा या जेड आएगा, उसके पहले हम जो है, हम इस क्वेश्चन को हम विजुअलाइज करते हैं कि इसका जो है एक मिनट। ओके, ये जो है ये हमने कुछ इस तरह से हमने बना दिया। ठीक है, ये हमारी हमने 3 एक्सिस बना दी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमने क्यूब भी हमने बनाया। हाँ, कुछ इस तरह से हमने क्यूब बनाया। ओके, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ना हमने कुछ इस तरह से हमने क्यूब बनाया। ओके, हमने इस तरह से हमने क्यूब बनाया। ठीक है, अब क्या है, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है? वो हमारा एक्स डायरेक्शन में है। ठीक है, थ्रू अ क्यूब ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड, मतलब कि ये जो हमारा क्यूब है, ये क्यूब का टोटल इसकी जो इस तरह इतनी जो इसकी लेंथ है वो 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है। ठीक है, इस तरह से है। अब क्या बोला है? अब बोला है सो दैट इट फेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसकी फेस जो है, सारी फेस वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को पैरेलल होगी। ठीक है, हमें फ्लक्स फाइंड करना है, इस क्यूब में से पास होता हुआ हमें फ्लक्स फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर देखो, इसको अगर मैं ये क्यूब को
अगर मैं जो है मैं z और y प्लेन में मैं इसको देखता हूँ, ठीक है। तो z और y प्लेन में देखो, एक तो हमारी ये वाली सरफेस आएगी, ठीक है। इसको ध्यान से इसको विजुअलाइज करना, एक ये वाली सरफेस आएगी और ये एक बाहर वाली सरफेस आएगी, ठीक है। ये जो सरफेस हमें दिख रही है ये वाली हमारी सरफेस आएगी। अब ये दोनों सरफेस के केस में आप देखो, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो हमारी एक्स डायरेक्शन में है, मतलब कि ये दोनों सरफेस के केस में हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल है, ठीक है। और ये और इसका वो जो है एरिया वेक्टर कुछ इस तरह की डायरेक्शन में होगा, सॉरी इसका जो एरिया वेक्टर है वो कुछ ये बाहर वाली डायरेक्शन में होगा, ठीक है। और यहाँ पर भी जो है एरिया वेक्टर वो हमारा कुछ इस तरह की डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर देखो दोनों के बीच में एंगल क्या बन रहा है, दोनों के बीच में एंगल हमारा 90 बन रहा है, और हमें पता है cos 90 तो हमारा 0 होता है, ठीक है। एक बार फिर से आप समझ लो, ये हमारी सरफेस, ठीक है। ये जो सरफेस मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये सरफेस के लिए जो हमारा एरिया वेक्टर होगा हमें पता है एरिया वेक्टर क्या होता है, एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस को परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये वाली सरफेस के केस में एरिया वेक्टर हमारा इस तरह से होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी इस तरह से है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरह से है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या बना, दोनों के बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री बन गया, ठीक है। इसको विजुअलाइज करो, अगर विजुअलाइज करोगे तभी ये जो है वो समझ में आएगा। तो ये 90 डिग्री हो गया, तो इस वाली सरफेस के लिए तो फ्लक्स 0 और ये बाहर वाली सरफेस के लिए भी हमारा फ्लक्स 0 हो गया, ठीक है। सेम ये ऊपर वाली सरफेस के लिए भी होगा, ठीक है। ये ऊपर वाली सरफेस के लिए जो है वो एरिया वेक्टर हमारा इस तरह की डायरेक्शन में होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारी इस तरह की डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। सेम हमारा नीचे भी होगा, ठीक है, सेम हमारा नीचे भी हुआ। तो रेजर है, हाँ बोलो अंकित बोलो, क्या पूछना है। नहीं सर वो हाँ ओके नहीं सर वो ओके, गलती हो गई। हाँ ओके ओके। तो अब देखो कौन कौन सी सरफेस से हमें फ्लक्स 0 मिल रहा है। अगर मैं नाम दे दूं तो ये हमारी फर्स्ट सरफेस है, ये पीछे वाली सेकंड सरफेस, ठीक है, ये हमारी थर्ड सरफेस, ये हमारी फोर्थ सरफेस, ठीक है। और उसके बाद में ये हमारी ऊपर वाली जो है ये हमारी फिफ्थ सरफेस, और ये हमारी नीचे वाली जो है हमारी सिक्स्थ सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमें जो है हमें फर्स्ट सरफेस मतलब कि ये जो हमें दिख रहा है इससे हमें फ्लक्स 0 मिला, ठीक है। सेकंड हमें ये इसकी पीछे वाली जो है, इसके पीछे वाली हमें सेकंड सरफेस, इससे भी हमें फ्लक्स जो है हमें 0 मिला, ठीक है। उसके बाद ये जो नीचे वाली आप देख रहे हो, ठीक है, नीचे वाली को मैंने 6 नाम दिया है, तो 6 से भी हमें फ्लक्स जो है हमें 0 मिला, ठीक है। और ये फिफ्थ से भी हमें सरफेस से जो है हमें फ्लक्स हमें 0 मिला, ठीक है। तो ये चारों चार जो फ्लक्स है उससे हमें फ्लक्स 0 मिला, और हमें पता है टोटल हमारी 6 सरफेस होती है। तो अब बची कौन सी, ये 3 और ये 4 ही बची, ठीक है। तो 3 के केस में देखो, 3 के केस में जो है एरिया वेक्टर हमारा इस तरह की डायरेक्शन में है, ठीक है, जबकि 4 के केस में हमारा एरिया वेक्टर जो है हमारा इस तरह की डायरेक्शन में है, ठीक है। तो 3 के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह की डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर इस तरह की डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल हमारा होगा 180, ठीक है। तो इसके कारण जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो हमारा माइनस क्या होगा, -200 मल्टीप्लाई ई स्क्वायर, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा, ये 10 सेंटीमीटर है, तो बताओ मुझे ये वाली फेस का एरिया हमारा कितना होगा। अरे बोलो यार, 100 राइट, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ पर भूल मत करना, यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर में है, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मुझे मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो बताओ मैं मल्टीप्लाई 10 कितना करूँ। ओके, तो हाँ, तो अब बताओ यहाँ पर टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा। बताओ टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा। इस साइड से जो फ्लक्स है वो हमारा 1 मीटर सर, बस 1 हाँ मीटर। हाँ, अब टोटल फ्लक्स कितना मिलेगा। तो 0 राइट, 0। इस वाली सरफेस से हमें नेगेटिव फ्लक्स मिलेगा और इस साइड वाली सरफेस से हमें पॉजिटिव फ्लक्स मिलेगा। हाँ, एक और चीज मैं पूछ रहा था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो मुझे 10 में माइनस कितना लिखूंगा, -2 -3 -4, बताओ यहाँ पर ये वैल्यू क्या आएगी। -2 -2 सेंटीमीटर का होगा 10⁻²। हाँ, और सेंटीमीटर स्क्वायर तो 10⁻⁴। करण ने बोला -2, और किसी का कुछ आंसर। तो सेंटीमीटर से मीटर स्क्वायर में जाना है। हाँ, सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर में जाना है।
3 आएगा। तो -4 सर, 10⁻⁻4। हाँ तो वही है ना, क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर होता है तो वो 10⁻²मीटर होता है, बट हम स्क्वायर कर रहे हैं तो स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर ये -4 होगा ना। अब सेम चीज अगर मैं क्यूब करूंगा तो, हाँ बोलो बोलो, बीच में से अटक नहीं आने का, पूरा सेंटेंस जो है पूरा सेंटेंस। -6 मीटर सर। हाँ राइट 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 ओके। आपको 1 लीटर बराबर पता है 1 लीटर बराबर कितना मीटर क्यूब होता है? ये अब थोड़ा सा हम जो है हम केमिस्ट्री में भी जा रहे हैं, कंसेप्ट क्लियर करना पड़ा। 1000 मीटर क्यूब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। इतना होता है? बहुत गलत बोला ना सर। नहीं तो बोलना तू। और कोई बताओ मुझे, 1 लीटर इक्वल्स कितना मीटर क्यूब आता है? सर 1 मिनट, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर नहीं आता। मैथ्स में 10th में कुछ ऐसा हाँ पढ़ा था। 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 मतलब 10⁻³ लीटर आता है, तो 1 लीटर इक्वल्स क्या होगा? 10⁻³ मीटर क्यूब होगा ना। यस सर। हाँ तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा जो है आप कंसेप्ट अपना क्लियर रखो। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रखोगे तो आगे जाके बहुत तकलीफ होगी। ओके, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखो 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁻4, तो ये हमारा हो गया 10⁻⁻2 हो गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई हम कर देंगे 10⁻⁻2। सेम चीज यहाँ पर जो है हमारा प्लस में भी आएगी। ठीक है, अगर हमने प्लस में यहाँ पर लिख लिया, ओके प्लस में हमने लिख लिया तो 200 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। ठीक है, तो ये टोटल हमारा 0 हो जाएगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर एंटरिंग फ्लक्स कितना है? इस क्यूब में एंटरिंग फ्लक्स कितना है? -200 इंटू 10⁻²। राइट, और लीविंग फ्लक्स कितना है? +200 इंटू 10⁻²। राइट राइट राइट। अंश सिंह, ये अंश सिंह कौन है? अंश सिंह नया है क्या? कोई बात नहीं, जानो, ये भी साइलेंस मोड में है। निकल गया। निकल गया। हाँ। हाँ ऐसे थोड़े बहुत आ जाते हैं। ओके, तो फाइंड द नेट फ्लक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म ई थ्रू द क्यूब ऑफ साइड ए। ओके, यहाँ पर नॉन नहीं आएगा, यहाँ पर यूनिफॉर्म आएगा। ए यार इतनी जल्दी थैंक यू मत दे यार, थैंक यू मत बता। ओके, यहाँ पर नॉन, क्या हो रहा है यार? ओके, यहाँ पर नॉन नहीं आएगा, यहाँ पर आप यूनिफॉर्म इसको समझो। ठीक है, नॉन का पूरा कंसेप्ट का अलग है, वो हम आगे के वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पर मुझे बताओ इस केस में टोटल फ्लक्स कितना आएगा? थोड़ा सा मैंने, आएगा ना। हाँ थोड़ा सा मैंने आपको कंफ्यूज किया और कुछ नहीं है, तो 0 आएगा हमारा। सही है, ठीक है। क्योंकि नेट तो अब इलेक्ट्रिक डायपोल, ओके, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो है हम यहाँ पर बेसिक इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, और हम थोड़ा जो सूरज सर का जो टॉपिक है केमिस्ट्री, उसको भी थोड़ा सा हम अंदर से हम देखेंगे कि क्या क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल में। ठीक है, अब मुझे आप यहाँ पर एक चीज बताओ, आपको ऐसा लगेगा कि जो मैं बोल रहा हूँ मतलब कि वो गलत है या कुछ ऐसा है? ठीक है, तो डिस्क्लेमर पहले से ही बोल देता हूँ, जो अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, उसको पहले ध्यान से सुनना और उसके बाद जो है उसका डिस्क्लेमर मतलब कि उसका अर्थघटन करना। तो जैसे कि अब तक मैंने आपको सिखाया कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो हमारे नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। बट अगर मैं नेगेटिव, हाँ अगर मैं नेगेटिव चार्ज को मैं पॉजिटिव चार्ज के पास में छोड़ दूं, ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर छोड़ दिया तो ये इसको कितना अट्रैक्ट करेगा? ये इसको मान लो कि अगर इसको बहुत ही ज्यादा अगर इसको अट्रैक्ट करता है तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से पास आएंगे। यार ये आवाज कहाँ से आ रहा है? अरे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ यार, सुनो अच्छी तरह से। ओके, तो यहाँ पर देखो इस तरह से अगर मान लो, ये बंद क्यों हो गया? हाँ तो यहाँ पर देखो ये जो है हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के आसपास हमें पता है, न्यूक्लियस के आसपास जो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स को इससे जो है इससे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पर आ जाए, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाए तो ये वन टाइप ऑफ ये हमारा ब्लैक होल हो जाएगा।
ब्लैक होल क्यों? क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे न्यूक्लियस में आ ही रहे हैं, बट एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम डिस्टेंस के लिए, सॉरी स्मॉल डिस्टेंस के लिए, एकदम स्मॉल डिस्टेंस के लिए ये जो है अट्रैक्शन वो चेंज हो जाता है रिपल्शन में। ठीक है, अट्रैक्शन जो है वो चेंज हो जाता है रिपल्शन में, मतलब कि ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को एकदम नजीक नहीं आने देगा। ठीक है, पर्टिकुलर डिस्टेंस जो है उतने उतने डिस्टेंस तक ही उसको अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर उतने डिस्टेंस से वो ज्यादा उसके पास आ गया तो वो क्या करेगा, उसको वो दूर भगाएगा। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है जिसके कारण जो है, हाँ बोलो कोई वैल्यू होगी, क्या? वो डिस्टेंस की कोई वैल्यू होगी कि हाँ डिस्टेंस, एरिया में आया हो? हाँ डिस्टेंस की वैल्यू है ना, वो है हमारे पिकोमीटर की, मतलब 10⁻⁻15 मीटर के आसपास वो वैल्यू है। ठीक है, जो न्यूक्लियस के एकदम नजदीक का जो डिस्टेंस होता है, और जहां पर हमें पता है वन टाइप ऑफ फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स लगता है छोटे डिस्टेंस के लिए? हमने क्लास 11th के फर्स्ट चैप्टर में हमने 4 तरह के हमने फोर्स पढ़े थे। ठीक है, किसी को कुछ स्ट्रॉन्ग आइडिया न्यूक्लियर है? फोर्स। राइट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण ही ये जितने हमारे सारे हमारे प्लस हमारे पॉजिटिव चार्ज है वो एक दूसरे के साथ में, मतलब कि एकदम छोटी सी जगह पर वो रहते हैं। ठीक है, कंबाइन होकर, क्योंकि हमें पता है सारे प्रोटॉन जो है, सारे प्रोटॉन्स हमारे पॉजिटिव तो है। अपने को उसका ओरिजिन नहीं पता ना, वो किसका स्ट्रॉन्ग ओरिजिन? न्यूक्लियर फोर्स आता है कहाँ से, वो अपने को पता है? देख, अब ये जो है यहाँ पर, हाँ इस तरह से ये कौन बना रहा है? मैं ये नहीं हूँ सर, किस, ईमानदारी। हाँ ये किसका, मतलब क्या? अगर मैं शो नेम ऑफ एनिमेशन, ओके अब करो, अब आपका नाम आएगा, करो जो भी ये करो, करो फिर मैं उसको ग्रुप में से मैं उसको लीव कर देता हूँ मैं उसको। ओके, तो क्या पूछ रहे थे करण? तो अपने को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स का ओरिजिन पता है, वो कहाँ से आती है? नहीं, वो ओरिजिन ऐसा है कि वो जो टोटल जो है, मतलब कि वो प्रोटॉन और न्यूक्लियस, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जितने भी हमारे सारे हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ये हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं है। अगर हम इसको तोड़ते हैं, ठीक है, अगर हम इसको तोड़ते हैं तो इसके भी पार्टिकल्स होते हैं और उसको हम बोलते हैं क्वार्क्स। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? क्वार्क्स। और ये क्वार्क्स में अब ये जो फोर्स है वो किस तरह से लग रहा है उसके ऊपर जो है रिसर्च अभी भी चल रही है। ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च जो है अभी भी चल रही है। और ऐसा नहीं कि ये जो है 3 पार्टिकल्स, जैसे ये प्रोटॉन हो गया, फिर ये न्यूट्रॉन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया, हकीकत में ये तीनों तीन ही पार्टिकल है, बट बहुत सारे और भी पार्टिकल्स है। ठीक है, जैसे कि पॉजिट्रॉन है, लेविट्रॉन है, फिर ग्रेविट्रॉन है, फिर ये जो हिग्स बोसोन है। ठीक है, इस तरह के सारे और भी अलग अलग पार्टिकल्स है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि क्वार्क्स ही हमारा लास्ट है, क्वार्क्स को भी अगर आप तोड़ोगे तो इसके भी और पार्टिकल्स हमें मिलेंगे। ठीक है, बट इसके आगे क्या होता है उस पर रिसर्च अभी चल रही है। ठीक है, तो इसके आगे क्या होगा वो हम अभी बोल नहीं सकते। और स्ट्रॉन्ग तो न्यूक्लियर अपने को उससे फोर्स कोई का फायदा होगा कि नहीं होगा? बहुत अपने फायदा इतना होगा, अंदर जाते जा रहे जाते जा बहुत रहे। बहुत बहुत फायदा होगा। क्योंकि अभी देख, ये जो है ये क्वांटम कंप्यूटर का नाम सुना है आपने? क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है, सुना है क्वांटम कंप्यूटर का नाम? क्वांटम कंप्यूटर सुना है पर हाँ ज्यादा नहीं सुन, पता। हाँ ज्यादा नहीं पता है, ओके। क्योंकि क्वांटम कंप्यूटर में जो है हम क्यू बिट्स का यूज करते हैं, क्यू बिट्स। कौन हुआ? चैट, ओके। चैट में कौन कुछ बोल रहा है? अग्रवाल सौरभ, हाँ अग्रवाल सौरभ बोलो ना। कौन? 3, ओके, कोई बात नहीं। हम कहाँ थे? क्वांटम कंप्यूटर पे, हाँ। चालू हो तो, हाँ ओके, ये चालू हो। ये बार बार चैट कौन कर रहा है? वॉशरूम? कौन? हाँ प्रिंस कुमार, वॉशरूम। क्या है बे तेरे को? वॉशरूम जा रहा है, ओके। तो कहाँ थे हम? हाँ, क्वांटम में थे, बोल बराबर। तो उसमें ऐसा होता है ना कि देखो, अभी जो हमारा नॉर्मल कंप्यूटर हमारा वर्क करता है, वो नॉर्मल कंप्यूटर हमारा दो ही चीज पर वर्क करता है, 0 और 1। ठीक है, नॉर्मल कंप्यूटर जो है वो हमारा 0 और 1 पर जो वर्क करता है, मतलब कि ये बिट्स पर वर्क वर्क करता है। बट जो क्वांटम कंप्यूटर जो है वो क्यूबिट्स पर वर्क करता है। क्यूबिट मतलब कि 0 और 1 और इसके बीच की कोई भी पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, इसके बीच की कोई भी पॉसिबल वैल्यू, मतलब कि वन टाइप ऑफ ये ब्लैक बॉक्स है।
ठीक है। उसके अंदर 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है। जब तक हम उसको देखेंगे नहीं तब तक ये जो है हमें पता नहीं चलेगा। और आपने ये जो है आपने केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, ठीक है, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये आपने पढ़ा है केमिस्ट्री में, ये आपने पढ़ा है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी हाँ प्रिंसिपल। सर पढ़ा है। हाँ, फिर वो आपने हम्म। श्रोडिंगर, हाँ फिर आपने आप इलेक्ट्रॉन श्रोडिंग, की स्पीड एक बार निकाल सकते हो तो उसकी पोजीशन नहीं निकाल सकते, हाँ अगर हाँ पोजीशन हाँ निकालोगे हाँ हाँ तो राइट, उसकी वेलोसिटी हाँ नहीं निकाल सकते। हाँ राइट। और ये जो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की हमें टोटल हमें उसकी लोकेशन हमें पता नहीं चलती है, ठीक है। अगर हम इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल्स माने तो अब तक जो हमारे दिमाग में पिक्चर है वो क्या पिक्चर है कि यहाँ पर जो है बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन जो है हमारा इसके आसपास हमारा घूमता रहता है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है। ये जो इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारा प्रोबेबिलिटी फंक्शन पर वर्क करता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन मतलब कि अगर मान लो कि इतने जो एरिया है, ठीक है, इतना एरिया में उसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन हमारा इस एरिया में कहीं भी हो सकता है, ठीक है, इस एरिया में कहीं भी हो सकता है और उसकी पर्टिकुलर लोकेशन हम नहीं बता सकते, ठीक है। सेम चीज ये श्रोडिंगर के कैट्स एक्सपेरिमेंट में था, ठीक है। श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट, ये आपने कहीं सुना है ऐसा? श्रोडिंगर कैट एक्सपेरिमेंट क्या है? सर सुना है, वही चीज पूरा डिटेल में नहीं देखा। हाँ, मतलब कि उसके अंदर ऐसा है कि वन टाइप ऑफ, ये भी हमारा ब्लैक बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर एक कैट को डाल दिया, अब वो कैट जिंदा है या मरी है वो हमें बाहर से कैसे पता चलेगा? जब तक हम उसको देखेंगे नहीं तब तक हमें उसको पता नहीं चलेगा, ठीक है, कि वो जिंदा है या मरी हुई। अब मान लो कि हमने एक बार उसको देख लिया और वो जिंदा है, ठीक है, बट अगर हम उसको वापिस से देख रहे हैं और वो मरी हुई है, तो वो जिंदा में से वो मरी हुई मतलब कैसे हुई, वो चीज हमें अब तक हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यही चीज है क्वांटम की, ठीक है। क्वांटम वर्ल्ड में जो है हमारे जो हमारे डेली लाइफ के रूल्स है वो हमारे लागू नहीं होते और साइंटिस्ट जो है ये क्वांटम वर्ल्ड को ही ज्यादा एक्सप्लोर करने में लगे हुए हैं, ठीक है। अगर ये क्वांटम वर्ल्ड एक्सप्लोर हो जाएगा तो बहुत ही मतलब कि जो है हम छोटी ऐसी हम चीज कर पाएंगे जो अभी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जैसे कि अभी हमारा टेलीपोर्टेशन हमारा पॉसिबल नहीं है और दूसरा जो है हमारा टाइम ट्रैवल भी हमारा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। टाइम ट्रैवल भी हमारा पॉसिबल नहीं है, बट ऐसे पार्टिकल्स अभी एग्जिस्ट करते हैं जो टाइम ट्रैवल करते हैं, ठीक है। ऐसे पार्टिकल्स अभी है जो टाइम ट्रैवल करते हैं, बट वो कौन से वर्ल्ड में है? वो क्वांटम वर्ल्ड में है, ठीक है। अभी जो पार्टिकल्स हमारे टाइम ट्रैवल्स करते हैं वो क्वांटम वर्ल्ड में है, ठीक है। तो अगर क्वांटम को हम अच्छी तरह से हम जान लेंगे तो उस पार्टिकल्स को भी हम जान पाएंगे और हम ये भी हम देख पाएंगे कि वो पार्टिकल टाइम ट्रैवल किस तरह करते हैं, ठीक है। तो अब आप सोचो कि इस तरह का हम स्टडी करेंगे और ऐसा क्वांटम का आप ज्यादा मतलब कि वो डिस्कवर हो गया तो हम क्या क्या चीज हम नहीं नहीं कर सकते, हम सारी चीज हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये कौन सा मूवी था, एवेंजर्स का एक मूवी था एंटमैन, एंटमैन मूवी यानी देखा अपने आपने? को भगवान टाइप बना देगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ये एंटमैन मूवी आपने देखा? एंटमैन मूवी हाँ बहुत सर बार। देखा है, पूरा बहुत, देखा है। हाँ वो बार पूरा, देखा है छोटा हो सर। जाता है, स्पिन पार्टिकल हाँ यूज करता है। थेनोस देखा थेनोस। हाँ मस्त थेनोस, पूरा देखा है। थेनोस को मार गोली, हाँ। तो उसके अंदर जो बताया ना टाइम ट्रेवल का कंसेप्ट, तो वो 100% वो राइट है। बट उसके लिए जो है हमें क्वांटम वर्ल्ड में हमें जाना पड़ेगा, हमें क्वांटम के बारे में और हमें एक्स्ट्रा नॉलेज हम जो है हमें फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए ये जो है ये हमारे साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट ने एलएचसी बनाया है, ठीक है। एलएचसी मतलब लार्ज हैड्रॉन तो सर कोलाइडर। डॉक्टर स्ट्रेंज क्यों बोलेगा? क्या बे, डॉक्टर स्ट्रेंज और ये सब कुछ थोड़ी आएगा। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास डॉक्टर स्ट्रेंज डॉक्टर स्ट्रेंज हाथ के पास घुमाएगा, टाइम घूमेगा। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास मैजिकल पावर था और ये मैजिकल पावर नहीं है, मैं क्वांटम वर्ल्ड के बारे में बता रहा हूँ। और एलएचसी के बारे में आपने सुना है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर? हेलो? हाँ सर, बहुत हाँ स्पीड में पार्टिकल्स को कोलाइड करवाते हैं तो हाँ तो यूनिवर्स जैसे बना था उस टाइप का हाँ फॉर्मेशन पूरे टाइम हाँ हाँ बनता है। राइट राइट राइट। तो वहां पर होता क्या है, ये जो प्रोटॉन है, ठीक है, वहां पर दो प्रोटॉन प्रोटॉन को उन लोगों ने जो है उन लोगों ने कोलाइड करवाया था, दो प्रोटॉन प्रोटॉन को कोलाइड करवाया था और वो भी जो है वो नियरली इक्वल स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, नियरली इक्वल स्पीड ऑफ लाइट। और हमें पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट तो पता है ना आपको कितना होता है? 3 × 10 पावर कितना थ्री होता इंटू है? टेन टू दावर 8 मीटर पर सेकेंड। हाँ, मीटर पर सेकंड। तो इतनी सारी स्पीड से उनको जो है उनको कोलाइड करवाया और वो जो है वो 27 किलोमीटर लंबी जो टनल है उसके अंदर उनको कोलाइड करवाया।
और यहाँ से इन दोनों के कोलिजन से जो हमें पार्टिकल्स मिला था उसको नाम दिया था हिग्स बोसोन। ठीक है, उसको क्या नाम दिया था? उसको नाम दिया था हिग्स बोसोन। और ये हिग्स बोसोन जो पार्टिकल्स है उसको ये हम बोलते हैं गॉड पार्टिकल। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? गॉड पार्टिकल। अब ये गॉड पार्टिकल क्यों बोलते हैं? क्योंकि यही जो पार्टिकल्स जो है वो हमें मास देता है। ठीक है, जो क्या देता है? हमें मास देता है। और हमें पता है कि मास से ये पूरा यूनिवर्स है वो पूरा टका हुआ है। ठीक है, अगर मास ही नहीं होगा तो यूनिवर्स का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, इसके लिए हम उसको बोलते हैं गॉड पार्टिकल। ठीक है, मतलब कि भगवान का कण। ओके, तो हम आउट ऑफ कंसेप्ट चले गए, बट ये जो मैंने बोला वो आपको आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अरे तो सर अब मजा आ गया। मजा आया। ओके, तो अब ये इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है, ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखो जैसे कि मैंने आपको बताया। ओके, थोड़ा सा एक और चीज हम देख लेते हैं। तो ओके, ये चीज जो बुक है सूरज सर की, बट ये एडवांस लेवल की बुक है। सूरज सर की तो नहीं है, ऐसे तो मेरी बुक है, बट ये जो है ये एडवांस लेवल की बुक है। तो यहाँ पर आप देख लो, मतलब कि थोड़ा आपको ज्यादा आपका जो है वो क्लियर हो जाए। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो फोर्स होता है, ठीक है, अट्रैक्शन और रिपल्शन का फोर्स देखो आप यहाँ पर, ये पूरा चार्ट करके यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, तो चार्ट से आपको ज्यादा आपको पता चलेगा। इंटर एटॉमिक सेपरेशन देखो, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर ये r0 बताया गया है। अगर हम कोई भी पार्टिकल्स को हम इतना डिस्टेंस हम नजदीक लाएंगे तो क्या होगा? उसका अट्रैक्शन फोर्स भी उसका बढ़ता जाएगा। ठीक है, बट अट्रैक्शन फोर्स देखो ये डॉटेड लाइन बताया है, मतलब कि होना क्या चाहिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो इस तरह से बढ़ना चाहिए। बट हकीकत में होता क्या है? अट्रैक्शन फोर्स जो है वो डायरेक्ट वो यहाँ पर आकर, ठीक है, इस पॉइंट पर आकर क्या हो जाता है? वो जो है वो हमारा रिपल्सन की तरफ आ जाता है। ठीक है, मतलब कि अट्रैक्शन जो है वो इस डिस्टेंस तक ही मतलब कि जो है वैलिड है। ठीक है, अगर इसके बाहर हम जाएंगे, इससे आगे हम जाएंगे तो क्या होगा? रिपल्सन देखो, रिपल्सन कितना जल्दी बढ़ रहा है। ये आप ग्राफ से आप अंदाजा लगा सकते हो कि रिपल्सन फोर्स कितना बढ़ रहा है। ठीक है, छोटे से डिस्टेंस के, मतलब कि कोई ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, दोनों को हम पास लाते जाएंगे लाते जाएंगे, तो दोनों के बीच में रिपल्सन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, मतलब कि दोनों कभी भी पास नहीं आ सकते। बट अमुक कंडीशन होती है जहां पर ये जो है वो एक दूसरे के पास आ जाते हैं। ठीक है, और वो कंडीशन है हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में हम क्या करते हैं? हम जो है हम इस पार्टिकल्स को हम इतनी सारी एनर्जी दे देते हैं कि इतनी सारी एनर्जी हम उसको दे देते हैं कि उसको ना चाहते हुए भी इससे, मतलब कि प्रोटॉन से क्या है उसको कोलिजन उसको करना पड़ता है। ठीक है, अगर प्रोटॉन से वो कोलाइजन करेगा तो क्या होगा? कुछ ना कुछ हमें मिलेगा। जैसे कि हमने ये लार्ज हेड्रोन कोलाइडर में देखा। ठीक है, लार्ज हेड्रोन कोलाइडर में हमने क्या देखा कि दो पार्टिकल्स है। ठीक है, हमने उसको एक्सेलरेट किया, तो उसके कारण क्या हुआ? उसके कारण जो है दोनों पार्टिकल्स कोलाइड किए। ठीक है, भले ही ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं आना चाहते, बट इनको एनर्जी इतनी सारी मिल गई है कि इनको ना चाहते हुए भी एक दूसरे से कोलिजन जो है वो करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है हमारा एनर्जी का भी कंसेप्ट है। मतलब कि एनर्जी जो है, एनर्जी आप इसको उतनी दे दोगे तभी जाकर ये जो है एक दूसरे से कोलिजन करेंगे, मतलब कि कुछ ना कुछ टूटेगा या फूटेगा, ऐसा ही कुछ होगा। ठीक है, बट अगर जब तक एनर्जी नहीं है, मतलब कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा? नॉर्मल कंडीशन में ये जो है वो इतना डिस्टेंस से वो सेपरेट रहेगा। ठीक है, r0 डिस्टेंस से जो है वो नॉर्मल कंडीशन में हमारा सेपरेट रहेगा। ठीक है, r0 से ज्यादा नहीं जाएगा। अब ये r0 डिस्टेंस जो है यहाँ पर अगर दिया हुआ तो मैं आपको बता दूं r0 कितना डिस्टेंस होता है हमारा। r0 डिस्टेंस नहीं दिया हुआ ये बुक में। ओके, तभी ये जो है ये 10⁻⁻15 के आसपास होता है, इतना आप समझ लो। सर 0.3 nm दिया था ना? कहाँ दिया था? मैंने तो नहीं देखा। अरे जीरो, वो भी ओके, स्लाइड जिस फोर, हाँ, में फोर दिखा था। मेनी एटम्स। ओके, हाँ बराबर, यहाँ पर ये दिया हुआ है देखो, फोर मेनी एटम्स, r0 इज अप्रोक्सीमेटली 0.3 nm। ठीक है, वंस इन दिस पोजीशन एनी अटेम्प्ट टू मूव द टू एटम्स फर्दर अपार्ट इज कॉन्ट्रैक्टेड बाय द अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, मतलब कि अगर दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव को आप एक साथ में ला दिए, ठीक है, इतना डिस्टेंस इनफ है। अगर आप इससे आप दूर भी ले जाओगे तो क्या होगा? अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। ठीक है, अगर आप इसको नजदीक लाओगे तो क्या लगेगा?
रिपल्सिव फोर्स आ गया, मतलब कि वन टाइप ऑफ जो है वो गठबंधन हो गया है, ठीक है। बहुत बढ़िया इनके बीच में गठबंधन हो गया, मतलब कि आपको जाने भी नहीं देंगे और आपको जो है आपको ज्यादा भी आपको पास भी नहीं आने देंगे, ठीक है। तो इस तरह से होता है ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। अब देखो, ओके, और जो है इलेक्ट कंसेप्ट कहाँ गया, वांडरवाल्स वांडरवाल्स वांडरवाल्स। आपने वांडरवाल्स पढ़ा है? वांडरवाल्स क्या होता है? यस सर, वो वीकेस्ट फोर्स होता है सर। राइट राइट राइट, हाँ ओके। पढ़ा तो है क्या। हाँ तो जो हाँ तो जो वीकेस्ट फोर्स होता है ना वो डाइपोल के कारण होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप शांत, अब ये जो पैराग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर ये पढ़ो अच्छी तरह से। स्क्रीन मेरी दिख रही है ना? तो हम पर जूम भी हमारे पर मेहरबान है, 40 मिनट का टाइम नहीं दिया, ज्यादा टाइम दे रहे हैं, बहुत बढ़िया है। सर अब तो रहता है 70 घंटे आज से ज्यादा करने होते हैं, सब 40%। सबका होता है। पता नहीं, हाँ भूल गया होगा, पूछ के देखो। हाँ 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 हाँ, ओके। तो अब ये पढ़, मैसेज आया था मेरे हाँ, पे। क्या आया था मैसेज? हाँ, थैंक्स फॉर चूजिंग जूम। फिर मैंने वो ओके नहीं किया, स्क्रीन पे टच किया तो कंटिन्यू रहा। ओके ओके ओके। ओके हाँ कर तो देता हूँ तो बंद हो जाता है अपने आप। हाँ हाँ हाँ, ओके। तो यहाँ पर देखो ये जो सेकेंडरी बॉन्ड जो है वान डेर वाल्स फोर्स आर वीक इन कंपैरिजन टू प्राइमरी और केमिकल बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी जो है वो इस तरह से होती है। ये बॉन्ड एनर्जी का कंसेप्ट जो है आप केमिस्ट्री में अच्छी तरह सूरज सर के पास सीख लिया है या सीखना है। बॉन्ड एनर्जी चल गया है आपका केमिस्ट्री में? सर 11th में आया था, जितनी एनर्जी एक बॉन्ड को टूटने में लगती है उसको बॉन्ड ओके एनर्जी ओके बोलते ओके 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 ओके। तो सेकेंडरी बॉन्डिंग फोर्स अराइजेस फ्रॉम द, देखो सेकेंडरी फोर्स, बट ये वान डेर वाल्स अभी आया होगा। और वान डेर वाल्स में जो है डाइपोल का कंसेप्ट सर ने चला है। वान डेर वाल्स जो है वो होता है वो डाइपोल से होता है, ऐसा कुछ पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर में? हैं। सर ये वेंडरवॉल्स फोर्स तो 11th में आ गया था। वान डेर वाल्स भी 11th में आ गया था, ओके। तो 11th में आपने ये पढ़ा था ये जो होता है वो डाइपोल के कारण होता है, ऐसा कुछ? हाँ डाइपोल पढ़ा था। हाँ कभी तो कभार देखो, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ ज्यादा हो जाती है तो प्लस और माइनस का चार्ज होता है, राइट इस राइट राइट वजह से राइट, सारे आजू बाजू हाँ के मॉलिक्यूल्स पे भी इसका असर पड़ता है। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ पर देखो सेकेंडरी फोर्स अराइजेस फ्रॉम एटॉमिक और मॉलिक्यूल डाइपोल। इन एसेंस एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एग्जिस्ट व्हेनेवर देयर इज सम सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोर्शन ऑफ atoms or molecule. Okay, the bonding result from the Coulombic attraction between the positive and of the negative. Okay, ऐसा सब कुछ दिया हुआ। ओके, हम डायरेक्ट इसको फिगर से हम समझते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो है ये हमारा न्यूट्रल हमारा एटम है, ठीक है। न्यूट्रल एटम में हमें पता है क्या होता है, बीच में जो है वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज जो है हमारे आसपास उसका घूमते रहता है, ठीक है। अगर इसके नियर में मैं एक डाइपोल लाता हूँ तो क्या होगा, इसके नियर में मैंने एक डाइपोल लाया तो अब देखो ये जो है ये प्लस इसके नजदीक आ गया, ठीक है। प्लस जो है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा और माइनस जो है वो दूर की तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, ये जो है डाइपोल इसने इंड्यूस कर दिया, ठीक है। डाइपोल होती है जो हमारी दो या तीन तरह की आसपास कुछ होती है। फर्स्ट जो होती है वो हमारी परमानेंट डाइपोल होती है। सेकंड जो होती है हमारी इंड्यूस डाइपोल होती है, ठीक है। इंड्यूस डाइपोल मतलब कि किसी और के कारण जो है हमारे मॉलिक्यूल्स में हमारी डाइपोल हमारी इंड्यूस मतलब कि प्रेरित हुआ, ठीक है। उसको डाइपोल बनने के लिए उसने मजबूर किया, ठीक है। तो उस तरह की डाइपोल को हम इंड्यूस डाइपोल बनेंगे। और थर्ड थर्ड होता है या नहीं होता है? ओके, तो अभी जो है हम दो ही तरह की डाइपोल देखेंगे। ओके, और कहाँ गया रे? ओके, ओके। अब डाइपोल का कंसेप्ट समझना क्यों जरूरी है वो भी हम देख लेते हैं। ये हट क्यों नहीं रहा है? कोई बात नहीं। ओके, तो यहाँ पर देखो डाइपोल जो है पहले तो हमें पता है कुछ इस तरह के दोनों मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अगर ये दोनों मॉलिक्यूल्स को हम दोनों के एक दूसरे के पास लाए तो क्या होगा,
पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव यहाँ से दूर जाएगा, नेगेटिव इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेगेटिव अट्रैक्ट होगा ये पॉजिटिव से, और जो है नेगेटिव दूर चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज तो हमारी क्लियर हो गई कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, दोनों के बीच, दोनों जो है वो कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अगर दोनों एक दूसरे से के पास आते हैं तो उनके बीच में जो है रिपल्सिव फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसके कारण अगर कोई आपको ऐसा कोई क्वेश्चन करे कि प्लस और माइनस दोनों के बीच में अट्रैक्शन होता है बट दोनों एक दूसरे को टच क्यों नहीं करते हैं, तो उसके लिए बता देने का कि जो है अगर दोनों एकदम स्मॉल डिस्टेंस में आ जाए तो फिर उनके बीच में क्या होता है, उनके बीच में रिपल्सन होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो है ये क्वांटम वर्ल्ड के कारण होता है, उसका आंसर अभी तक किसी को नहीं पता, ठीक है। और ये जो है डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट कुछ इस तरह से ये जो है वो फ्लक्चुएट करेगी, उसके कारण ही अपना जो डिश एंटेना है वो चलता है, ठीक है। डिश एंटेना पुराने जमाने में जो है अपने घर पर एंटेना हुआ करता था, पता है आपको? हाँ सर, डीडी का आता था। हाँ, कुछ कुछ इस तरह से कुछ एंटीना था। अब उसका एनिमेशन मुझे देखना पड़ेगा, उसका कुछ इस तरह से कुछ था वो। और इसके अंदर जो है, इसके अंदर वन टाइप ऑफ हमारी डाइपोल बनती थी, ठीक है। और वो डाइपोल क्या करती थी, डाइपोल जो है वो ऊपर से जो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसको क्या करती थी, उसको कैप्चर करती थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में होता क्या है, एक बार ये पॉजिटिव होता है और ये एक बार ये नेगेटिव होता है, ठीक है। एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार नेगेटिव होता है। तो इस तरह से जो भी हमारी वेव्स यहाँ पर पड़ेगी तो उससे ये जो हमारा एंटेना है, हमारा एंटेना 0 और 1 का कॉम्बिनेशन निकालता था, ठीक है। हमारा एंटीना क्या करता था, हमारा एंटीना जो है हमारा 0 और 1 का कॉम्बिनेशन निकालता था। और ये 0 और 1 के कॉम्बिनेशन को ही वो जो है वो पर्टिकुलर वे में हमें अपनी स्क्रीन पर दिखाता था, ठीक है। इसलिए हमें वो पिक्चर पूरा दिखता था। तो अब आप सोचो कि अगर थोड़ा सा मैं आपको कंसेप्ट बताऊं कि एक स्क्रीन दिखाने के लिए कितने जीरोस और 1 की जरूरत पड़ती है, ठीक है। एक स्क्रीन मतलब कि जो मेरे आप स्क्रीन देख रहे हो, इसको दिखाने के लिए कितनी जीरोस और 1 की जरूरत पड़ती है। तो वो आप यहाँ पर ध्यान से देखो, एक पिक्सल होता है, एक पिक्सल, ठीक है, एक छोटा सा एक पिक्सल होता है। तो ये छोटे से पिक्सल को बताने के लिए टोटल जो है वो टोटल 256 जीरोस और 1 आते हैं, ठीक है। एक पिक्सल को दिखाने के लिए 256 इतने सारे 0 और 1 की जरूरत पड़ती है। और हमें पता है हमारा जो स्क्रीन होता है वो कितने पिक्सल का होता है, किसी को कुछ पता है? नहीं सर, कभी गिना नहीं। वो गिनने का नहीं होता है, वो हमारा जो है हमारा रिजोल्यूशन के बेस पर आता है, ठीक है। जैसे कि अगर आपको एचडी लेना है तो एचडी का रिजोल्यूशन होता है 1920 9020 मल्टीप्लाई 1080, ऐसा कहीं देखा है? अरे सर, ये तो स्क्रीन का होता है ना। हाँ, तो ये और क्या है, ये हमारा पिक्सल तो है। अब वो पिक्सल मतलब HD, फुल HD। ये हॉरिजॉन्टल और हाँ वर्टिकल। हाँ हाँ, तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो 1080 है ना, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरह से, और ये जो 1920 है ये हमारी इस तरह से लाइन है, ठीक है। और ये जो बनता है ये वन टाइप ऑफ स्क्वायर होता है, ये हमारा एक पिक्सल होता है, ठीक है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कितने सारे हमें पिक्सल मिलेंगे, ठीक है। इनका मल्टीप्लिकेशन एक बार करो। और उस पिक्सल का 256 से भी मल्टीप्लाई करने का वापस। हाँ हाँ हाँ, क्या बात है अंकित, बहुत बढ़िया। ओके, हाँ, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो और उसका मल्टीप्लिकेशन आप 256 से करो, तो आपको पता चलेगा कि एक स्क्रीन बताने के लिए कितने सारे जीरोस और 1 चाहिए। समझ में आया? एक स्क्रीन बताने के लिए कितने सारे जीरोस और 1 चाहिए। तो ये जो अभी सर आप रुक जाओ, वो ब्लैक वो सब करने में टाइम लगेगा। क्या? ओके, तो अब सुनो, अब आप देखो कि ये जूम जो है, जूम यहाँ से मेरी पूरी स्क्रीन आपको ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है। तो आप खुद ही अब सोचो कि कितने सारे जीरोस और 1 को वो ट्रांसफर कर रहा है। तो ये पूरा कंसेप्ट है। अगर आप इसके बहुत अंदर जाओगे तो और भी मजा आएगा। ये पिक्सल वाला समझ में आया आपको सबको? हाँ सर, आया। कोई बात नहीं, भले थोड़ा बहुत आया तभी। ओके, लास्ट तक ये 5 ही मेंबर है, बाकी के हमारे चले गए। जैसे भी कोई बोल तो नहीं रहा था। हाँ, 5 मेंबर है ये। अब अग्रवाल सौरभ भी चला गया, ये अभिषेक अब तक है। तो उमर, करण और विशाल नहीं सर, राजसूरी आप। सौरभ
और क्या हुआ सौरव सर? को तो कोई काम था इसलिए वो चले गया ओके ओके। इसलिए। तो फिर क्या करें, अब जो है हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है, ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, एक्सिस पर डाइपोल मोमेंट निकालना। तो ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ले रखते हैं, क्योंकि ये जो है अब तक तो हमने बातें की, बट अब पढ़ना है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए हम अब नेक्स्ट लेक्चर रखेंगे। इसमें मुझे बताना है कि इस पॉइंट पर जो है डाइपोल मोमेंट हमारी कितनी आती है, फिर इस पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट कितनी आती है, फिर इस पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट कितनी आती है, इस पॉइंट पर डाइपोल मोमेंट कितनी आती है, ठीक है। आपकी बुक में तो खाली 2 ही पॉइंट पर बताया गया है, बट हम जो है हम सारे पॉइंट पर हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है, ताकि कुछ भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो। फिर ये क्वेश्चन था, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था, ओके। और यहाँ पर हमारा लेक्चर एंड हो रहा था, बट मेंबर चले गए हैं और टाइम भी ज़्यादा हो गया है, तो हम लेक्चर को यहीं एंड कर रहे हैं, ठीक है। तो गुड बाय, ओके सर। गुड बाय ऑल ऑफ यू, एंड गुड नाइट, गुड नाइट, यस सर, गुड नाइट। गुड नाइट। मैं जा रहा हूँ।